नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सी टेट के लिए बहुत ही कम समय बचा है, मान के चलिए 3 हफ्ते, 20 से 25 दिन। और इन 20 से 25 दिन में आप मान के चलिए आप 120 प्लस का स्कोर करेंगे। बस देखते रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। चलिए आज हम लोग मैथ के सेक्शन को देखेंगे जो 17 जनवरी 2022 में पीआईटी में पूछा गया था। और मैथ का जो डर लोगों के अंदर बैठा हुआ है उसको निकालने की पूरी कोशिश होगी और उम्मीद है कि मैथ का डर खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समय को ज्यादा न खराब करते हुए सीधे प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि 0.007 बटे पी बराबर 0.01 है तो पी का मान क्या होगा। चलिए फटाफट पी का मान निकाल लेते हैं भाई। तो इसको जब हम लिखेंगे 0.007 बटे पी बराबर 0.01। पी को हम इधर ले जाएंगे और इनको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01, पी इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हटा दीजिए। यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.7। तो क्या आंसर आ जाएगा, पी का मान क्या आ जाएगा, एक का नीचे मतलब कोई बनता नहीं है, तो पी क्या आएगा, पी का मान बताइए भाई। 0.7। तो कहाँ दिया है देखिए, बी में दिया है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एकदम बेसिक से हम प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपको इसमें से क्या बताना है, सही कौन सा ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, तो ये पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यहाँ तक ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और 1 सेंटीमीटर 100 mm नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है ऑप्शन को। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। कितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ में सबको आना चाहिए। लगभग 15 प्रश्न ये आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद 15 प्रश्नों में क्या होगी, थ्योरी होगा। तो चलिए देखते हैं। पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। आपको क्या करना है, पहले पैटर्न को फॉलो करना है। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10। अब आप इनको जोड़ के देखिए क्या ये सही है, क्या फॉलो कर रहा है। 2 1 3 3 3 6 4 10। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 3 + 4 + 5, 3 2 5 4 9 5 14, ये भी ठीक है। पहले 1 से स्टार्ट किया, बाद में 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद 3 से 3 + 4, अब यहाँ क्या आएगा 5। चलिए अगर 5 रखते हैं यहाँ पे, चलिए 5 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। 3 + 4 + 5 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 5 12 6 18। क्या आएगा 18 हो जाएगा। कहाँ दिया भाई, देखिए यहाँ पे 5 आएगा और 18, 5 और 18 कहाँ दिया है, 5 एंड 18 बी में दिया है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब बताइए क्या यहाँ पे कोई भी प्रश्न आपको कठिन लगा, ऐसा कोई प्रश्न लगा जो बहुत हाई लेवल का है, एकदम बेसिक लेवल के हैं, आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी, आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, खासकर गर्ल्स जिन्होंने 10th में मैथ नहीं थी, गृह विज्ञान थी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इंटर में भी नहीं थी, तो क्या आपको लगता है ये बेसिक मैथ है या आपको बहुत हाई लेवल की, सिर्फ बेसिक मैथ है जो आप घरेलू डेली यूज में प्रयोग करते हैं, सिर्फ वही मैथ है, बच्चों वाली मैथ है। तो आप इसको बस एक बार देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाती है।
ये वर्ष दिए गए हैं और बाघों की संख्या दी गई है, उसके आधार पर बाद में ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस को और आपको इनको मैच करना पड़ेगा। 2014 में बाघ कितने थे? 173। 2015 में कम हो गए, 156 रह गए। 2016 में और कम हुए, 140 रह गए। 2017 में और कम हुए, कितने रह गए? 125। अब सही कथनों को देखना है। बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। बढ़ी नहीं भैया, क्या हुआ है? घटी है। गलत हो गया ना। अगला देखते हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2000 वर्ष की 16 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। अब आप देखिए 2016 की तुलना में 2015 में, 2016 में कितने कम हुए थे और उसके बाद देखिए 2015 में कितने कम हुए हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे कि 2016 में बाघ कितने कम हुए और 2015 में बाघ कितने कम हुए। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? 2016 में कितने थे? 140। तो यहां से कितने कम हुए? और 2015 में कितने थे? 156। तो यहाँ कितने कम हुए हैं? 16। और 2014 में देखेंगे आप कितने थे? 173। और 2015 में कितने रह गए? 156। तो यहाँ कितने कम हुए हैं? 17। कितने कम हुए हैं? 17 कम हुए हैं। तो आप सीधे सीधे समझ गए होंगे 2015 में अधिक बाघ कम हुए हैं 2016 की अपेक्षा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015 की तुलना में 2017 में अधिक बाघ कम हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ 15 ही कम हुए हैं। वर्षों के सापेक्ष औरों में समान संख्या में बाघ कम हुए? नहीं, समान संख्या में बाघ कम नहीं हुए हैं। सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे थे, बी एंड सी, जिसमें आपको पेपर पेन उठाने की जरूरत थी, फेस में वो भी उठाने की जरूरत नहीं थी। बी आंसर सही हो जाएगा। 2016 की तुलना में 2015 में बाघ अधिक कम हुए थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपए के 4 सिक्के। अब आप क्या करिए, प्रश्न पढ़ते चलिए। 2 रुपए के 4 सिक्के अर्थात कितने रुपए हो गए? 8 रुपए। 20 रुपए के 2 नोट, तो 20 रुपए के 2 नोट तो कितने हो गए? 40 रुपए। 100 रुपए के 3 नोट तो कितने हो गए? 300। अब आगे पढ़िए क्या कहता है। नोट दुकानदार को दिए, तो ये कितने हो गए? 348। चलिए ठीक है भाई। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपए था, फूल कितने के थे? 335 रुपए के, तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? 35 और 13 48 होता है, तो कितने? 13 रुपए वापस मिलेंगे। डी आंसर सही हो गया। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये बेसिक है। आप भी किसी न किसी दुकान पे जाते हैं, फूल माला सामान खरीदते ही हैं और पैसे देते भी हैं, तो आपको खुद इन बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अगले प्रश्नों को देखेंगे। एक विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखिए 3 समान भुजाएं, नहीं समान भुजाएं नहीं होती हैं। वो विषम बाहु कहा ही गया है कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? असमान हो। 2 समान भुजाएं नहीं, एक भी नहीं, 3 असमान भुजाएं। तो ये सही हो जाएगा सी आंसर। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? असमान होती हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। अब आप इधर से देखिए कितने हैं? 13 लोग। इधर से कितने हैं? 13 लोग। ये 14वां जो स्थान है किसका है? अमीना का है। 14वां स्थान किसका है? अमीना का है। ठीक है। तो उस लाइन में कितने व्यक्ति खड़े हैं? अब आप देखिए 13 और 13 26 और एक ये अमीना, तो कितने हो गए? 27। अब बताइए इसमें कुछ करने का है। अब आप हाँ अगर थोड़े गलत तरीके से सोचे जाएंगे, दोनों ओर से 14वां स्थान है तो 14 इधर 14 इधर, एक है तो 29 हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है भाई, सोचने का तरीका थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा। सी आंसर सही हो जाएगा 27। अगले प्रश्न को देखेंगे। मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियां हो। उसने 200 सीपियां इकट्ठी की जिसमें से 3 सीपियां टूटी हुई थी, अर्थात उसके पास कितनी सीपियां हो पाई? 197। और उसे कैसी बनाना है माला? प्रत्येक माला में कितनी सीपियां होनी चाहिए? 18। तो 18 से आप भाग दे दीजिए सीधे सीधे, 10 बार में जाएगा 180 आएगा और 17 सीपियां बच जाएंगे। एक सीपी अगर और होती तो पूरा 18 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 हो जाता, लेकिन एक सीपी कम है इसलिए 10 मालाएं
पूरी बनेगी और 17 सीपी बचेगी। एक सीपी और देंगे तो उसकी 18 मालाएं हो जाएंगी। अब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। मालिनी सीपियां 11 मालाएं बना सकती है? नहीं, 11 मालाएं नहीं बना सकती हैं, 10 मालाएं बना सकती। एक सीपी और हो तो 11 मालाएं बना सकती है। मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता है। एकदम सही है, यही तो चाहिए था हमें। अगला देख लेते हैं। मालिनी 10 मालाएं बना सकती है और उसे के पास 15 सीपियां शेष बचेंगी। 15 नहीं, इतनी 17। मालिनी सीपियों से 12 मालाएं बना सकती हैं। एकदम बाहर ही निकल गए आप तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें से अगर आपको कुछ कठिन लग रहा है तो आप तुरंत बताइए। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं? जब आप कोई एक त्रिभुज बनाएंगे, जब ये कोई त्रिभुज बनाएंगे तो इसका बेस कैसे निकलेगा? ऐसे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि फलक कितने हैं, जब आप फलक निकालने जाएंगे तो कितने आएंगे? 4, 1, 2, 3 और एक इसके पीछे आएगा। जब कोई पिरामिड बना है इस टाइप से तो उसके पीछे भी एक स्पेस होता है। जब आप ठोस आकृति लेके देखेंगे तो 4 आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फलक 4 आ जाएंगे। अगर और कुछ पूछता है किनारे कितने हैं, किनारे, तो किनारे कितने हो जाएंगे? 6। शीर्ष पूछेगा, शीर्ष कितने होंगे? तो 4 हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। शीर्ष बिंदु आप खुद देख लें, 1, 2, 3, 4 तो अपने आप निकाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। किनारे पूछे जाएंगे तो लाइन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। बासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उसमें से 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। वह इस दूध में कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? तो 37 सही 1/4 का मतलब 1/4 का तो सीधा मतलब हो गया 250 ml। 37 को कितना हो जाएगा? 37,000 ml। अब इसमें से कितना हो जाएगा? कितनी भरनी है? 250 ml की भरनी है। तो 0 से 0 आप काट दीजिए और 25 से इसको भाग दे दीजिए। 25 से एक बार में जाएगा 25, बचेंगे 12, 120 हो जाएगा। 25 चक्कू 100, तो कितने बचे? 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200। तो कितना? 25 अट्ठे 200। ये पूरा चला गया और एक यहाँ से 148 प्लस 1 बराबर कितनी हो गया? 149 बोतलें वह भर सकती है। एकदम बेसिक है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी को अंकों के मानों में से कौन सा कथन सत्य है? इसको आपको पढ़ना है। स्थानीय मान पे प्रश्न है, आप सभी लोगों ने कर रखा होगा। सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 10 गुना है। अब आप देखेंगे सैकड़े पे कौन सा स्थित है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीसरे अंक पे आ जाएगा। अब इसका जो मान है 6 के मान का 10 गुना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देखेंगे। शतांश के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान के मान का 1/10 है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देखते हैं। इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है, एकदम सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। स्थानीय मान आपको बहुत बेसिक से आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैं अलग से एक क्लास इसकी कर सकता हूं। चलिए, अक्षर यच में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो यच अक्षर में 2 हो सकती, 1 और 2, जो इसको समान भागों में विभाजित करें तो 2 रेखाएं हो सकती हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी की समय जो 12 घंटे की घड़ी की समय से निम्न प्रकार बदलते हैं। तो कैसे बदला उन्होंने समय में? आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पीएम कब होता है
और AM कब होता है। मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट यहीं पे क्रिएट हो जाता है। तो आज से नहीं होगा, मैं इसको आज यहीं क्लियर कर देता हूं। PM को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मेरिडियन। इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं एक बार, MERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम। इसका अर्थ हो जाता है, पोस्ट मेरिडियम का दोपहर के बाद, अर्थात PM को हम कब लिखते हैं हिंदी में अगर आप देखेंगे तो दोपहर के बाद के समय के लिए, दोपहर के 12 बजे के बाद के समय के लिए हम क्या लिखते हैं, PM। और 12 बजे से दोपहर के पहले के समय के लिए क्या लिखते हैं, AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, जैसे दोपहर से पहले का समय। इसकी भी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, एंटी मेरिडियम, दोपहर से पहले का समय। PM दोपहर के बाद का समय, AM दोपहर से पहले का समय। अब हम प्रश्न को देखेंगे। 23:45 अर्थात क्या हो जाएगा, 23:45 को जब हम लिखने जाएंगे तो ये कहाँ का है टाइम, क्या बता रहा है, 24 घंटे की घड़ी की सुई है। तो रात को 12 बजे ये चेंज होती है, तो अर्थात रात के 11:45 के लिए कह रहा है, एकदम सही है। बिट्टू क्या कह रहा है, उसकी घड़ी में कितने बजे हैं, 16:30 अर्थात दिन के 4:30, और ये कह रहा है 4:30 AM अर्थात मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा। पिंकी 19:28 अर्थात शाम को 7:30 बजे का टाइम लगभग, तो ये क्या हो जाएगा, 7:28 PM पोस्ट मेरिडियम अर्थात दोपहर के बाद का समय। तो गलत कौन कह रहा है, सिर्फ बिट्टू कह रहा है। चलिए देखते हैं, 12 घंटे वाली घड़ी में किसने गलत समय प्रदर्शित किया है। अब देखिए, केवल वर्ड के लिए लोग कहते हैं कि केवल देखते ही कट कर दीजिए, निगेटिव वर्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे केवल दिया है और वो पॉजिटिव है। आपको सिर्फ केवल वर्ड पे नहीं जाना है, अपने दिमाग का भी यूज करना है। कहीं कहीं केवल वर्ड पॉजिटिव भी हो जाता है। अब यहाँ अगर आप केवल से देखेंगे तो तीनों गलत हो जाएंगे, फिर तो D आप सही करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ कौन सा सही होगा बताइए भाई, किसने घड़ी में गलत समय प्रदर्शित किया है, केवल बिट्टू ने। देखिए आप, तो B आंसर सही हो जाएगा। अब आप एक सिर्फ नेगेटिव वर्ड पे, टैग वर्ड पे जाकर के अगर सही करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको क्या किया, गलत कर दिया है। तो इसलिए टैग वर्ड अपने विवेक से ही यूज करना है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप टैग वर्ड का भी प्रयोग कर पाएंगे, बिना पढ़े टैग वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ टैग वर्ड से क्लास नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 ml पानी पिया और उसकी दोस्त नैना ने 250 ml पानी पिया। बोतल में अब कितना पानी बचा है। आप देखेंगे 250 और 275 कितना हो गया, 525 ml। और बोतल कितने की है भाई, 1 लीटर की है, ये देखो लिखा है। तो 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000 ml होता है। तो कितना बचा, 475 ml बचा। अब देखिए, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सौरभ अपना घर बदल रहा है, उसने एक अपना सामान जो था घोड़ा गाड़ी में रखा, जो कितना है, 300 किग्रा अर्थात 3 कुंटल से अधिक भार नहीं उठा सकता है। उसने निम्नलिखित भार को गाड़ी में रखा है, किस किसको रखा है, 150 कुंटल गेहूं की बोरी, 55 किलो चावल, 68 किलो अलमारी, 75 किलो पानी की टंकी, 20 किलो बर्तन। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे, कितना होगा, 150 और 55 205, 75 को जोड़ेंगे 205 और 75 280, 20 को जोड़ेंगे 300 और ये 68, तो 368 kg हो जाएगा। और वो भार कितना उठा सकती है, 300 kg ही। तो 68 kg प्लस में हो रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं, किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार 300 किग्रा के बराबर रहे। तो देखिए, इसको अगर आप हटा देंगे तो भार किसके बराबर रहेगा, 300 किग्रा के बराबर रहेगा। और ये क्या है, अलमारी, पानी की टंकी, चावल की बोरी, अलमारी, सी आंसर सही हो जाएगा। अलमारी को हटा दीजिए तो भार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उम्मीद है ये 15 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब ये थोड़ा सा पेडोलॉजी पे संबंधित है, चलिए इनको भी देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? तो ज्यामिति के लिए आपने वैन हेले के विचार को बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। उनके स्पेशल एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। वैन हेले के जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने ज्यामिति समझ के लिए 5 स्तर बनाए हुए हैं। तो आगे प्रश्न आएंगे उस पर, तो उसको कराएंगे। तब तक के लिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो पहला है दृश्यीकरण, दूसरा है पक्षांतरण, तीसरा है रूपांतरण। अब इसमें से कौन कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो मैथ में, ज्यामिति में दृश्यीकरण इंपॉर्टेंट है, रूपांतरण इंपॉर्टेंट है। तो ए एंड सी देखिए किस में दिया है, ए आंसर में दिया है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के प्रति उपयुक्त है? चलिए देखते हैं भाई खेलों के प्रति क्या उपयुक्त है। ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन खुद ही बता देगा कि मैं सही हूं। गणितीय खेलों में व्यक्त संलग्न होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये गलत हो जाएगा। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। एकदम परफेक्ट है। गणितीय खेल होते ही इसीलिए हैं कि वो क्या हो, गणित को आनंददायक अच्छे तरीके से सीखा जा सके। आगे देखते हैं, इससे बेहतर भी है क्या कोई? गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं? नहीं, वो अलग से ही होते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, फिर केवल वर्ड है और केवल वर्ड निगेटिव नहीं है। केवल वर्ड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का काम करेगा। अगर आप केवल वर्ड देख करके सही करने जाएंगे तो ए सही हो जाएगा आपका या फिर सी सही हो जाएगा, बी और डी गलत हो जाएगा। लेकिन सही आंसर क्या है? ओनली बी, केवल बी। बी आंसर सही हो जाएगा। तो केवल वर्ड निगेटिव हर बार नहीं होगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जो यूट्यूब चैनल और सभी कुछ बताते हैं निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड, उन पे आपको तभी जाना है जब आपको प्रश्न सिरे से ही समझ में ना आए कि ये है क्या। जब कुछ भी समझ में ना आए कि मुझे करना क्या है, इसमें समय नहीं बचा है, फिर आप टैग वर्ड देखिए। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप प्रश्नों को समझिए, ऑप्शन को समझिए, सिर्फ टैग वर्ड पे निर्भर मत होइए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? अर्थात क्या है, उपयुक्त नहीं है, या कह सकते हैं बहुत कम उपयुक्त है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा नीचे ऑप्शन दिया गया है जो गणितीय शिक्षण में उपयोग ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है, या फिर बहुत कम उपयुक्त होता है। चलिए देखते हैं। दिक् स्थान संबंधित समझ की वृद्धि करना, अच्छी बात है, तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई। गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, ये तो और शानदार है। बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, तो पीआईटी लेवल पे ये ना के बराबर उपयुक्त होता है। तो डी आंसर गलत हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? तो वैन हेले ने 5 स्तर बताए हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन और पांचवा है दृढ़ता। तो सबसे पहले जो प्रत्यक्षीकरण आता है, विजुलेशन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों को आकृतियां दिखाई जाती हैं। उन आकृतियों के आधार पर बच्चे पहचान लेते हैं। जैसे समोसे को देखा, समोसे को देख करके एकदम से पहचान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के आकार का है। क्या होता है, इसमें बच्चों को डायरेक्ट आकृतियां दिखाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, विश्लेषण। बच्चे क्या है, आकृतियों को देख करके उनको गुणों को समझते हैं, ये वर्ग है, ये आयत है, ये त्रिभुज है। उसके बाद में आता है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में क्या है, आकृतियों के बीच में बच्चे क्या करते हैं, संबंधों को पहचानने लगते हैं कि ये वर्ग है, ये आयत है, आयत है तो ये समोसा नहीं होगा, त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, समोसा हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, आकृतियों के बीच में संबंधों को पहचान लेते हैं। औपचारिक निगमन क्या है, तो औपचारिक निगमन में क्या है, सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं।
ज्यामितीय प्रमाण भी दे सकते हैं, अगर कुछ प्रमाणित करना है, कुछ सिद्ध करना है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध करते हैं। और अंत में आता है दृढ़ता, तो उसमें वो क्या होते हैं, बहुत ही सुदृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, अपने आप को एक गणितज्ञ मानने लग जाते हैं। तो चलिए अगले देखते हैं, अगले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये जो होते हैं, ये सिद्धांत बताता है कि छात्र कैसे सीखते हैं, ना कि कब सीखते हैं, आयु पर निर्भर नहीं होता है। अब ऑप्शन को देखते हैं, अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक, आयु आश्रित। तो आयु आश्रित क्या है, नहीं होता है, तो ये डी वाला गलत हो जाएगा और हमसे निगेटिव ही पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। डीन्स ब्लॉक ये एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई के लिए है। इसमें क्या है कि ब्लॉक्स बने होते हैं जिसके आधार पे बच्चों को जोड़, घटाना, स्थानीय मान, ऐसी चीजें सिखाई जा सकती हैं मूर्त चीजों के द्वारा, सामने रखी हुई वस्तुओं के द्वारा, जिससे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो डीन्स ब्लॉक का उपयोग पीआरटी में बहुत ज़्यादा किया जाता है बच्चों को, कि वर्ग ऐसे बनेगा, आयत ऐसे बनेगा, लाइन ऐसे बनेगी, दरअसल तो ये बहुत चीज़ें डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके समझाया जाता है। तो इसमें देखें क्या नहीं होता है, निगेटिव पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पर प्रायिकता होती क्या है, तो प्रायिकता को अगर आप समझने जाएंगे तो किसी चीज के होने की संभावना क्या है। जैसे आपने अगर सिक्कों के उछाला, किसी सिक्के को उछाला तो उसमें हेड या टेल की आने की संभावना क्या है, 50-50 होती है, तो वो प्रायिकता होती है। तो इसमें प्रायिकता को डीन्स ब्लॉक में नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रायिकता एक अलग है। जैसे 5 के सिक्के को उछालने में 6 के आने की प्रायिकता क्या है, तो उसमें 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप से इसको आपको देखना पड़ेगा कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो उसमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता तब निकाली जा सकती है। प्रायिकता दो तरह से होती है, तो कुछ निश्चित होती है कि उसका हर बार परिणाम वही होगा। जैसे एक सिक्के में अगर सिर्फ हेड ही दोनों तरफ है तो वो तो हेड ही आएगा, और अगर हेड और टेल है तो जितनी बार उछालेंगे उसका क्या होगा, प्रायिकता अनिश्चित होती है। चलिए, तो इसका पहला सही आंसर हो जाएगा प्रायिकता। स्थानीय मान को पढ़ाया जा सकता है, संख्याओं का योग को पढ़ाया जा सकता है, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रायिकता को नहीं पढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मैथ समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेसिक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के पूर्व प्री नंबर की अवधारणा का निर्माण से संबंधित है। आपको गणित को किसी भी प्रश्न को पढ़ते हुए नहीं है या है, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 1 से 2 नंबर ये क्या करते हैं, गलत करा देते हैं। चलिए देखते हैं प्री नंबर से संबंधित कौन है। 1 to 1 करस्पेंडेंस, एक की संगति, ये तो है। पद अनुक्रमिक समावेशन, ये भी है भाई। तो माप नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। कहां दिया है देखिए भाई, ए एंड बी कहां दिया है, ए एंड बी, सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक की संगति और पदानुक्रमिक समावेश। अगले प्रश्न को देखेंगे। गणित में कक्षा आधारित आकलन को क्या कहते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों को, विशिष्टताओं, अनुभवों एवं कौशलों को ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं और कौन कौन से भाई अच्छे हैं। गणितीय निर्देशों से भिन्न, एकाग्रचित्त, पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, एकदम सही बात है। तो ए एंड सी सही हो जाएगा। कहाँ दिया है देखिए भाई, डी में दिया है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है, तो देखिए भाई कौन कौन से हैं। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों, पैटर्नों की तरह समझा जा सकता है, एकदम समझा जा सकता है, सही बात है। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अनुसरण करता है, ये भी सही है, क्योंकि गणित तर्क शास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। ऐसा नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा, क्रिएटिविटी तो गणित में भरपूर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड वी। देखिए कहाँ दिया है भाई, तो ए आंसर में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस ईयर आपको पेपर से पहले सभी प्रीवियस ईयर इस चैनल पर मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है।
उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है, तो उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक किसमें सहायक है? चलिए देखते हैं। उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित तो होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, नहीं भी सम्मिलित होंगे तो क्या आप उपचारात्मक शिक्षण नहीं प्रदान करेंगे उनको? पाठ की पुनरावृत्ति के लिए नहीं, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए नहीं, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधारने के लिए क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है, या ऐसा कह सकते हैं कि उपयुक्त नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। बच्चों की दिक् स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय प्री स्कूली ज्ञान संबंधात्मक है, एकदम सही बात है भाई। बच्चों का जो दिक् स्थान संबंधी जो भी जानकारी है, अगर पहले से ही प्री स्कूल से उसको जानकारी कुछ प्राप्त है तो वो तो सहायक होगी ही होगी। बच्चे अपने शुरुआती स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं भाई। प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। कौन कौन से? जैसे x बड़ा है y से, y बड़ा z से। तो हाँ भाई, प्राथमिक लेवल पे ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और यही गलत हो जाएगा और यही हमें चाहिए था। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? तो चलिए भाई देखते हैं। रचनात्मक आकलन की अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट, परियोजना, प्रोजेक्ट, ये तो होता ही होता है भाई, हमें निगेटिव पे जाना है। प्रश्नोत्तरी, क्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दैनिक विवरण, जनरल एंट्रीज, डेली एंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्र अंत परीक्षा, ये रचनात्मक आकलन के लिए नहीं हो सकती है विधि, तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा है कि इसके लिए 3115 के लिए क्या कहा है? 360 + 55 क्या है? बराबर है 3115 के। अर्थात ये हो तो 405 रहा है, लेकिन उन्होंने जब इसको ऐसे लिखा 360 और 55, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ लिख लिया 5, 6 5 11 और 3, उन्होंने इसको ऐसे कर दिया। तो उनको क्या है, बेसिक अंकों का ज्ञान नहीं है, दशमलव पद्धति का, अर्थात कि ये दहाई में जाएगा, ये हासिल लगा है, ये चीज़ों की उनको जानकारी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको कैरी जो आना चाहिए था, कैरी की जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कैरी करने की बजाय उसको क्या किया, लिख दिया है। ये गलती है उनकी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। जोड़ने योग के समय पुनः समूहीकरण, हाँ, इसकी जानकारी नहीं है कि जो योग के समय कैरी आता है उसको बाद में पुनः दोबारा जोड़ा जाता है, उनकी उसकी जानकारी नहीं है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अग्रवर्ती गणना, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग, एक की संख्या, इनकी जानकारी तो है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ तो सकते हैं वो, लेकिन उनको कैरी की जानकारी नहीं है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखते हैं भाई कौन सा सही है। यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। नहीं भाई, थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़िए, आदमी गलतियों से ही सीखता है, तो ये तो गलत हो गया भाई। आगे देखते हैं। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि होती हैं, एकदम सही बात है। शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो, एकदम सही बात है। त्रुटियां करेंगे और सीखेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। कहाँ दिया है, अब इसको ढूंढिए भाई फटाफट। सी में दिया है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अब हम प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम 2 प्रश्नों पे पहुंच चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर
आपको सभी मिलेंगे, इसमें भागने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, और आप सीटेट बहुत अच्छी तरीके से पास करेंगे। सीटेट सिर्फ समझने का विषय है, लड़ने का विषय नहीं है। इसमें क्या है कि आप जितना अच्छे से प्रश्न को समझेंगे उतने अच्छे से आप सही आंसर करके आएंगे। चलिए देखते हैं, पहली बार भी जो सीटेट दे रहे हैं वो भी घबराए नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग पास होंगे। चलिए भाई इस प्रश्न को देख लेते हैं। जॉर्ज पोल्ले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। न्यूनतम संबंधित का मतलब ये हो जाता है कि बहुत कम संबंधित है या ना के बराबर संबंधित है। चलिए अगले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसके। समस्या को समझना, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल योजना, अब यहाँ पे आप देखेंगे एकमात्र ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, एकमात्र हल नहीं हो सकता। तो निगेटिव वर्ड, टैग वर्ड पॉजिटिव हो या जो भी हो वो आपको ऑप्शन के अनुसार लगाने पड़ेंगे। उत्तर की व्याख्या करना, ये तो आपको मैथ में करनी ही पड़ेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल योजना। ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एकमात्र हल है इस प्रश्न का, ये थोड़ा सा कम उपयोग होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है। चलिए, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई है, और वो कौन कौन से क्रियाकलाप सही हैं और कौन कौन से अच्छे हैं जिससे बच्चे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। अगले देखते हैं, क्रियाकलाप करने के लिए समर, आयताकार पट्टियां और वृत्ताकार कटआउट का उपयोग करना, पेपर कागज को मोड़ करके, एकदम अच्छी बात है। विविध चित्रों के उपयोग के भिन्नों जैसे कि 1/2, 3/4 को दिखाना। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्न कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलाप का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है। अब इसमें आप सही गलत पे जाएंगे तो कुछ है नहीं है, इसमें सिर्फ क्या पूछा, सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा, सबसे उपयुक्त चीज कौन सी जिसको आप पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, सबसे कम उपयुक्त कौन है वो बाद में रखना पड़ेगा। तो देखिए व्याख्या, वैसे ये निगेटिव वर्ड है, व्याख्या करना पीआरटी लेवल पे आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए सबसे थर्ड में तो क्या जाएगा, ए। अब आप ऑप्शन में देखिए कि थर्ड में ऑप्शन किस में है, ए। अब देखेंगे सिर्फ ए में ही है। अगर एक वर्ड भी आपको पता है, पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड, तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तब भी कोई बात नहीं है। आप फिर कैसे जाएंगे, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समर, आयताकार पट्टियां और वृत्ताकार कटआउट का प्रयोग करना। ये मूर्त वस्तुएं दिखा करके उनका प्रयोग करना सिखा रहा है, तो सबसे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी। विभिन्न चित्रों के उपयोग से भिन्नों के तो विभिन्न चित्रों का प्रयोग करके बाद में वो दिखाएगा, ये 1/2 है, 1/3 है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा सी। अब देखिए बी सी कहाँ है, तो ए में ही दिया है। तो आप हर तरीके से इसको समझ सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मैथ बहुत सरल है। सीटेट की मैथ एकदम हलवा जैसा है, आप फटाफट उसको खाएंगे और निकल लेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डेली शाम को 6 बजे आपको प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर मिलेगा, तो आप देखना ना भूलें। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। जय हिंद, जय भारत।